हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग कुछ ज्योग्राफी के नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो 6 क्लास की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। जिसका नाम क्या है चैप्टर का? तो पृथ्वी की गतियाँ। इसमें पृथ्वी की गति के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पृथ्वी की गतियाँ क्या है, घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, ग्लोब में दिन रात क्यों होते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में बताया गया है। जो चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, और ये जो है चैप्टर का निचोड़ है, नोट्स है, इसको भी देखिए आप लोग। तो गति, पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन है? एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। एक है घूर्णन, दूसरा क्या है? परिक्रमण है। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती है, वो क्या क्या है? तो घूर्णन और परिक्रमण, इसको याद रखना है। तो घूर्णन और परिक्रमण क्या है? तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या है? तो घूर्णन है। पृथ्वी, ये जो है पृथ्वी है और ये इनका अक्ष है, ये अपने ही अक्ष पर घूम रही है। इस चीज़ को क्या कहता है? इसको कहा जाता है घूर्णन। किसको क्या कहा जाता है? तो घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसको घूर्णन कहा जाता है। उसके बाद घूर्णन तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखना है हम लोग को परिक्रमण। परिक्रमण क्या है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जो सूर्य है एक स्थिर कक्ष में है, ठीक है। सूर्य अपने स्थिर कक्ष में है और इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी घूम रही है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो इस चीज़ को कहा जाता है परिक्रमण। तो इन दोनों लाइन को याद रखना है, क्योंकि सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है। तो आप लोग को याद हो गया कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की। नंबर 1 घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। और घूर्णन क्या है? घूर्णन वो है जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है घूर्णन। और सूर्य जो स्थिर अवस्था में है, सूर्य जो अपने कक्ष में स्थिर है और सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति कर रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परिक्रमण। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इस फिगर में भी मैं समझाई हूँ, तो आप लोग को भी देखना है। तो ये है सूर्य। सूर्य क्या है? यह सूर्य है। ये किस अवस्था में? तो स्थिर अवस्था में। और पृथ्वी जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, घूम रही है। ये पृथ्वी है, घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को ही कहा जाता है परिक्रमण। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। तो आप लोग को याद रखना। और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, उसको कहा जाता है घूर्णन। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ग्लोब। ग्लोब पर वह वृत्त जो पृथ्वी को दिन रात में बदलती है, उसे प्रदीप्य वृत्त कहते हैं। यह अक्ष से नहीं मिलती है। तो याद रखना है कि प्रदीप्य वृत्त किसको कहा जाता है? तो सीटेट इससे भी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि प्रदीप्य वृत्त से क्या तात्पर्य है। तो प्रदीप्य वृत्त उसे कहते हैं जो ग्लोब पर वह वृत्त जो पृथ्वी को दिन रात में बदलती है। जो दिन रात में जो वृत्त पृथ्वी को बदलती है, उसे ही क्या कहा जाता है? तो प्रदीप्य वृत्त कहा जाता है। और यह जो है अक्ष से कभी नहीं मिलती है। इसको याद रखना है कि प्रदीप्य वृत्त जो है यह अक्ष से कभी नहीं मिलती है। उसके बाद देखते हैं दूसरे पॉइंट्स को, जो ये भी पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, आप लोग सब जानते होंगे आर्यभट्ट महोदय को। तो खगोल शास्त्री है ये आर्यभट्ट महोदय। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इस चीज़ को बहुत पहले ही खगोल शास्त्री आर्यभट्ट महोदय ने बताया कि पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसको हम लोग बाद में सिद्ध भी किए हैं। तो ये जो है पहले ही बता दिए थे। कौन? तो आर्यभट्ट महोदय ने क्या बताया है? आर्यभट्ट महोदय ने कि पृथ्वी क्या है? गोल है और अपने ही अक्ष पे घूर्णन करती है। तो इस लाइन को भी याद रखना। तो यहाँ से आप लोग का 4-5 जो टॉपिक है, 4-5 जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे कि पृथ्वी की कितनी गति है। तो पृथ्वी की 2 गति हैं, एक घूर्णन एक परिक्रमण। तो घूर्णन क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और जो सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों तरफ कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रहा है, तो उसको क्या कहता है? परिक्रमण कहता है। और ग्लोब को जो है, ग्लोब में जो है वह वृत्त जो पृथ्वी को दिन रात में बदलती है, उस वृत्त को क्या कहा जाता है? तो प्रदीप्य वृत्त कहा जाता है। और प्रदीप्य वृत्त जो है कभी भी अपने अक्ष से नहीं मिलती है। उसके बाद खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में बताया गया कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है गोल है और वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इन सब चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों का। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? उत्तरी गोलार्ध के बारे में बताया गया है। तो उत्तरी गोलार्ध को ठीक से समझते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन सीटेड पूछ चुकी है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो उत्तरी गोलार्ध जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है पृथ्वी जो झुका होता है, किसकी तरफ? उत्तरी गोलार्ध की तरफ, जिस कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ये जो सूर्य की किरणें हैं झुका होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर किस अवस्था में पड़ती है? तो सीधी पड़ती है। इसके कारण जो है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होता है। अब सीधा जो सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर उष्मा बहुत अधिक मात्रा में होगी, तो अधिक प्राप्त होगी क्या? उष्मा होता है। और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में, ध्रुवों के किस क्षेत्र में? तो पास वाले क्षेत्रों में उष्मा प्राप्त होता है, अधिक उष्मा। उसके बाद क्या यहाँ पे बताया गया है?
कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होता है। ध्रुवों के जो पास वाले क्षेत्र में क्या है, कम ऊष्मा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो तिरछी अवस्था में होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है, जिस कारण वहाँ पे कम ऊष्मा होता है। और जहाँ सीधा पड़ेगा वहाँ पे ऊष्मा क्या होगा, अधिक होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि 21 जून को जो है यहाँ पे बताया गया है, 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य जो है झुका होता है। किस गोलार्ध में झुका होता है सूर्य 21 जून को? तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है, जिस कारण सूर्य का किरण जो है कर्क रेखा पर, सूर्य का किरण किस रेखा पर? तो कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होता है। और ध्रुवों में जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण वहाँ पे जो ऊष्मा कम प्राप्त होता है, उस क्षेत्र में ऊष्मा क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो इन सब लाइन को जो याद रखना है। उसमें यहाँ बताया गया है इस फिगर में कि एक पृथ्वी है, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन बांटती है? तो इक्वेटर बांटती है। कौन बांटती है पृथ्वी को? तो विषुवत रेखा दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। तो ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, इसके दाहिने साइड में है पूर्वी गोलार्ध, और ये बाएं साइड में है पश्चिमी गोलार्ध। तो आप लोग को याद रखना है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन बांटता है? तो इक्वेटर बांटता है। और ये जो इक्वेटर है, ये काल्पनिक रेखा है, कोई पृथ्वी में खींचा नहीं गया है। इसको जो ये माना जाता है काल्पनिक रेखा है, इसको याद रखना है कि इक्वेटर क्या है, विषुवत रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। दूसरे पॉइंट्स में बताया गया है अब उत्तर ध्रुव के बारे में। उत्तर ध्रुव के बारे में क्या बताया गया है? उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका है। उत्तर ध्रुव जो है किसकी तरफ झुका है? तो सूर्य की तरफ झुका है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि यहाँ जो है ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है। उत्तर ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होने के कारण यहाँ पे ऊष्मा जो है सीधी अवस्था में पड़ती है, और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने लगातार दिन होता है। तो इस लाइन को याद रखना है कि उत्तर ध्रुव में सूर्य की ओर झुका है, उत्तर ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्या होती है? तो सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। जो विषुवत वृत्त का जो ऊपर वाला स्थान है उत्तरी गोलार्ध, जहाँ पे सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है सीधी मात्रा में, तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। तो कहाँ? विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में, मतलब ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भाग में विषुवत रेखा बांटती है, इसके ऊपर वाले स्थान में क्या होती है? तो गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग को देखना है नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि इसी क्षेत्र में, इसी उत्तरी क्षेत्र में जो है 21 जून में सबसे लंबा दिन होता है। तो इसको याद रखना है कि सबसे लंबा दिन कब होगा? 21 जून को होता है। अगर सबसे लंबा दिन है तो सबसे छोटी रात होगी। अगर दिन लंबा हो जाता है रात तो छोटी होगी ही। तो सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को, और वहाँ सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे छोटी रात भी होती है, और 21 जून को ही सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी का इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उत्तर आयनांत कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या याद रखना है कि 21 जून जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 जून को क्या होता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, और सबसे लंबा दिन होने के कारण यहाँ सबसे छोटी रात होगी, क्योंकि दिन अगर लंबा होता है तो रात तो छोटी होगी ही। उसके बाद पृथ्वी की जो यह लंबा दिन वाला और छोटी रात वाली घटना को, जो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उत्तर आयनांत कहा जाता है, क्योंकि ये सब अवस्था जो है पृथ्वी को दो बराबर भाग में विषुवत रेखा बांटती है। कौन बांटती है? तो इक्वेटर, ये है उत्तरी अवस्था, और यहाँ पे है ये जो है दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तर वाले स्थान पे ही जो सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, जिस कारण यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है, और गर्मी ज़्यादा होने के कारण इसी क्षेत्र में जो है सबसे लंबा दिन होगा। इसी क्षेत्र में क्या होगा? सबसे लंबा दिन होगा। वो कब होगा? 21 जून को। 21 जून को। तो याद रखना इन सब चीज़ों को। ये सब जो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब एनसीईआरटी पढ़ के ही मैं वहीं से उतारी हूँ, लाइन बाय लाइन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। जब मैं सीटेट का तैयारी करती थी तो यही सब पढ़ के मेरा सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। तो आप लोग भी इसको पढ़िए, आप लोगों का भी सीटेट क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है किसके बारे में? दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। तो चलिए हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है? दक्षिणी गोलार्ध 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका है। कब है? तो 22 दिसंबर के बारे में बताया जाता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब क्या होगी? तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी। कब? तो 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी ध्रुव के और जो सूर्य जो है झुका हुआ है, इसी कारण जो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। तो
सीधी पड़ेगी तो क्या होगा, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होगा। तो सूर्य की किरणें सीधी मतलब लंबवत पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होगा। ये बहुत बड़े भाग में क्या होगा, प्रकाश प्राप्त होगा। उसके बाद क्या होगा कि इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े दिन यानी बहुत लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होता है, या छोटी रातों वाली या जो है लंबे दिन वाली ग्रीष्म ऋतु होता है। कहाँ होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। इसको याद रखना है, कहाँ होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अयनांत, क्योंकि ये सब घटनाएं जो हो रही है दक्षिणी अयनांत में हो रही है, दक्षिणी ध्रुव में हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अयनांत कहा जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को क्या याद रखना है, क्या याद रखने वाली बात है कि 22 दिसंबर को याद रखना है कि 22 दिसंबर में क्या होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में जो है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की ओर झुका होता है। ये जो है पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बराबर भाग में कौन बांटती है, तो इक्वेटर विषुवत रेखा बांटती है। ये जो है ये है उत्तरी ध्रुव और ये जो है ये है दक्षिणी ध्रुव। याद रखना इस चीज़ को, दक्षिणी ध्रुव पे ही है जो मकर रेखा स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पे क्या है, मकर रेखा स्थित है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, सूर्य जो है झुका होता है। इसी कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तो सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात होती है ग्रीष्म ऋतु में। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी अयनांत, क्योंकि सभी जो कार्य है वो दक्षिणी ध्रुव में हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अयनांत कहा जाएगा। तो याद रखना आप लोगों को, उत्तरी अयनांत किसको कहा जाता है, दक्षिणी अयनांत किसको कहा जाता है। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, अपने से आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पहले चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स को पढ़िए, क्योंकि चैप्टर को पढ़िएगा तभी आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ पर नोट्स में क्या बताया गया है। क्योंकि ये सब जो है ये सब कुछ पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया गया है। और जो चैप्टर में है एनसीईआरटी की बुक में, उसमें डिफाइन किया गया है बहुत अच्छे से, तो उसको पढ़ना है, उसके बाद नोट्स पढ़ना है। आप लोग नोट्स बना भी सकते हैं, उतना तो अभी समय नहीं है, एग्ज़ाम का डेट घोषित हो चुका है 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो आप लोग जल्दी से चैप्टर पढ़िए और मैं जो ये सब शॉर्ट नोट बनाई हूँ इसको देखिए। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना नहीं छोड़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग सेट बाय सेट लगाइए। अभी आप लोग पहले जो जुलाई वाला हुआ एग्ज़ाम, जुलाई वाला जो एग्ज़ाम हुआ जो 2024 में, उसको बनाइए, उसके बाद जनवरी वाला बनाइए, उसके बाद जो है आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए। हर दिन 2 सेट करके मारिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेट लगाना है, उसका जो पीछे एनालिसिस दिया हुआ है उसको भी करना है, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का। और बच्चा क्या करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के बनाने लगता है, तो उसको बनाना तो है ही, उसके बाद आप लोग को देखना है कि आप लोग कहाँ कहाँ गलती की है, उसके पीछे जो एनालिसिस दिया हुआ है उसको पढ़ना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ऐसे करके आप लोगों का सीटेड यूं चुटकियों में निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या बताया गया है इसमें, हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के जो है उस दक्षिणी अयनांत को कर लिए। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। इस लाइन को याद रखना, ये जो लाइन है एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। उसके बाद पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, तो इसको याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल नॉलेज है और इसको याद रखना है सभी को, और एनसीईआरटी में इसको बताया भी गया है। तो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना है, झुकाव कोण, तो 66 डिग्री, 66 1/2 डिग्री जो है अक्ष का झुकाव है, इसको याद रखना है। उसके बाद बताया गया है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो ये जो लाइन है सीटेट में पूछा गया है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखेगा, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है। और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस लाइन को भी याद रखना है कि पृथ्वी क्या है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस चीज़ को भी याद रखना है। और जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा में घूमती है, कहाँ कैसे घूमती है, तो दीर्घ वृत्ताकार, और पश्चिम से पूर्व घूमती है और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो ये सारे पॉइंट्स है, याद रखना है। यहाँ पे कुछ वीवीआई क्वेश्चन भी है, इसको भी देखते हैं, इसको आप लोगों को रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कब क्या हुआ, 21 जून को क्या हुआ था, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, तो ये सब चीज़ों को याद कर लेना है आप लोगों को। 2-3 बार इस लिस्ट को देखिएगा, याद हो जाएगा। तो क्या बताया गया है इसमें बताया गया कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है, तो 21 जून को पड़ती है। इसको याद रखना है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, तो 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उसके बाद मकर रेखा के बारे में बताया गया है।
तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो 22 दिसंबर को पड़ती है। याद रखना है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उसके बाद बताया गया है विषुवत पर सीधी किरणें कब पड़ती है। विषुवत जो है ये है पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है उत्तरी ध्रुव, इसके नीचे है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे क्या है आप लोगों का? तो यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे है मकर रेखा। तो मकर रेखा पर कब पड़ती है? तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को याद रखना है। और कर्क रेखा पर 21 जून में, 21 जून में। और ये जो है विषुवत पर जो सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसको याद रखना है कि कब पड़ती है विषुवत पर सूर्य की किरणें सीधी? तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पड़ती है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि दिसंबर को नहीं, ये जो है 23 सितंबर को और 21 मार्च को विषुवत पर सीधी किरणें पड़ती है। उसके बाद तथा जो है रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसी कारण जो है यहाँ पे रात एवं दिन बराबर होते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे विषुव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 की एनसीईआरटी की है ज्योग्राफी की, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। ये सब जो है सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बिंदु है, आप लोगों को याद रखना है। इसके आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगी जिसमें अपने नोट्स को शेयर करूंगी, पर पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि चैप्टर पढ़ लीजिए। चैप्टर भी मैं पढ़ाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग तो जहाँ समझ में आए वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इन सब नोट्स को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, तभी आप लोगों का सीटेट क्लियर होगा। सीटेट जो है अब ऑनलाइन, सीटेट में ऑनलाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सीटेट में आप लोग जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कीजिएगा तब तक सीटेट एग्जाम निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ऑनलाइनर क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाला पूछा जाता है, तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आप लोग जुलाई का पेपर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग से कितना सॉल्व हुआ है, कितना क्या टफ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से लिया जा रहा है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।